गुड इवनिंग विद्यार्थियों, मैं पुष्कर वाजपेयी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुष्कर में। तो आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास का जो लास्ट वीडियो में जहां से ब्रेक हुआ था फिरोज शाह तुगलक का, जिसके हम लोगों ने इंटरनल पॉलिसीज पर चर्चा कर ली थी, तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और उसकी एक्सटर्नल पॉलिसी विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। विदेश नीति में हम लोग उसके जो विद्रोह हुए हैं उन पर थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। विद्रोह कोई खास नहीं, तो विद्रोह पर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे, और जो उसके ने अपने सैन्य अभियान किए थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कितना सफल हुआ कितना असफल हुआ उन सब पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली मैटर पे हाईलाइटली देखेंगे कि उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है उसके सामने। ओके, तो उसी के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारियों में चर्चा करेंगे और उसके मृत्यु पर तो कोशिश करेंगे कि आज फिरोज शाह तुगलक का जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो स्टार्ट करने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं, जो नए दर्शक हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनको बताना चाहूँगा इस चैनल पे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से जीएस से संबंधित विषयों की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं वीडियोस अपलोड करता रहा हूँ। रिसेंटली थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ गई है, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से मैं उसको रिज्यूम कर सकूँ। ओके, तो भारतीय संविधान और प्राचीन इतिहास मैंने कंप्लीट करा दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन में फिरोज शाह तुगलक। लेकिन उससे पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, और उम्मीद के अनुसार मुझे उम्मीद तो थी शायद कोई बच्चा कोई स्टूडेंट इसका आंसर देगा, लेकिन मिस्टर अंजनी त्रिपाठी भी इसका आंसर नहीं दे सके। जर्मी क्लीन क्या है और अर्पित मैंने पूछा था, अर्पित पूछा था। तो लेकिन उसके पहले देखिए एक आपको पॉइंट बता दूं, मैंने मना किया है कि करंट अफेयर्स में जो जैसे मैं क्वेश्चन को कोई भी पूछा करता तो उसको आप गूगल ना किया करें, मतलब गूगल पर डायरेक्ट सर्च कर लेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा, नो डाउट मिल जाएगा। लेकिन उसमें देखिए उसमें आपने कोई मेहनत नहीं की। मैं कोशिश करता हूँ यदि आपको कोई किसी करंट टॉपिक का कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं फाइंड आउट हो रहा है तो आप उसको और जगह सर्च करें, और नोट्स में सर्च करें, और जो अपडेट्स आए हैं उस पर सर्च करें, न्यूज़पेपर पढ़ें, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने कहीं से खुद बना के रखा है, कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ाई है तभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। तो फर्स्ट आप उसको कोशिश करिए ढूंढने की, और उस कोशिश में आपको कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी इनकम्प्लीट है, अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। तो मेरी ये राय है कि आप कोशिश किया करिए, उस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करें। ये मत लिमिट रखें कि मेरे नोट्स में नहीं है या मेरी जानकारी में नहीं तो मैं उसको कोशिश नहीं करूँगा, पर इस पर कोशिश करें। अब देखिए जर्मी क्लीन क्या है, तो जर्मी क्लीन लास्ट रिसेंटली मई जून के ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, यही मेरे दिमाग में अपडेट था तो मैंने पूछ लिया था, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं था, मई जून के आसपास का है। तो जर्मी क्लीन क्या है? जर्मी क्लीन डीआरडीओ ने एक सिस्टम अपडेट किया है, या कहा जाए एक तरह से इक्विपमेंट बनाया है, एक प्रोसेस है जो सभी बायोटेक के साथ मिलकर इन्होंने बनाया है। तो इसके द्वारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी जो यूनिफॉर्म है उसको सैनिटाइज किया जाएगा एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, मतलब ड्राई हीट ट्रीटमेंट के द्वारा उनकी यूनिफॉर्म को सैनिटाइज किया जाएगा। जैसे अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, इस दौरान ये थोड़ा सा हेल्पफुल है। तो समझ में आया जर्मी क्लीन क्या है? जर्मी क्लीन एक कहा जाए एक प्रोसेस है या फिर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा यूनिफॉर्म जो सिक्योरिटी फोर्सेस के यूनिफॉर्म होते हैं उनको ड्राई हीट ट्रीटमेंट द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था अर्पित क्या है? तो अर्पित एयरफोर्स द्वारा बनाया गया एक ऐसा पॉट है, क्या पॉड बोलेंगे या ऐसा बॉक्स बोलेंगे उसको, जिसके द्वारा जो पहाड़ी इलाकों में जो पेशेंट्स होते हैं जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं उनको वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है या फिर प्रॉपर साधन नहीं होता इनको हॉस्पिटलाइज किया जा सके, तो एयरफोर्स द्वारा उनको कहा जाए एयरलिफ्ट किया जाएगा, और एयरलिफ्ट करने में उनके प्लेन में एक पॉड रखा जाएगा जिसमें उसके मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाएंगी। एक पॉड टाइप का, बॉक्स टाइप का है, उसका नाम रखा गया अर्पित। इसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रीटमेंट। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रीटमेंट। सिर्फ सिंपल सा था अर्पित। तो इसमें कोई ये तो अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में कमी है। फुल फॉर्म से कोई मैंने डिटेल्स में थोड़ी पूछ लिया था कि और क्या बताइए, ठीक सिंपल सा है। अब देखिए, अब आज एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं,
ये भी करंट से रिलेटेड है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चों के नोट्स में होगा। थोड़ा सा इजी है, इजीएस्ट वे में मैं जाऊंगा। 2 फुल फॉर्म्स पूछ रहा हूँ, उस फुल फॉर्म को बताइए। पहला फुल फॉर्म ट्यूलिप क्या है, ट्यूलिप का फुल फॉर्म बताइए। TULI पे रिसेंटली चर्चा में रहा है, को जब ये महामारी चली है तो उसके बारे में ही गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है ट्यूलिप, उसका फुल फॉर्म बताइए। सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सबने सुना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आयुष का क्या फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आयुष का क्या फुल फॉर्म होता है, इन दोनों के फुल फॉर्म्स मुझे बताइए। तो हो सकता है, देखिए हो सकता है कि इस वीडियो को अपडेट करने से अपलोड करने से पहले ही मैं नेक्स्ट वीडियो शूट कर लूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ड्रॉप कर दूँगा। ओके, तो उम्मीद है आपको जर्नी के लिए और फिर समझने के साथ साथ ट्यूलिप और आयुष का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर से वही टॉपिक रिज्यूम करते हैं, मिडवल हिस्ट्री का। फिरोज शाह तुगलक हम लोगों ने इंटरनल पॉलिसी पढ़ ली थी, किस तरह उसने अपने अपने स्थितियों को सुधार करने की कोशिश की थी, नए नए भौतिक समृद्धि साम्राज्य अपनी जनता को भौतिक समृद्धि प्रदान करने में काफ़ी भरसक प्रयास किए थे। कृषि में उन्नति की थी, राजस्व प्रणाली में उन्नति की थी, दानशालाएँ बनाई थी, पाठशालाएँ और रोजगार दफ्तर, काफ़ी जनता के हित में, कहते हैं कि जनता के भौतिक हित में, ना कि जनता के हित में नहीं खोलेंगे, जनता के भौतिक हित में इसने काफ़ी हद तक सुधार करवाया था। अब हम उसको एक्सटर्नल पॉलिसी चलेंगे, मैंने कहा था पॉइंट टू पॉइंट अब चला करेंगे। तो अब पहला कल हम लास्ट वीडियो हम लोग ने पढ़ लिया था ग्रह पॉलिसी, ग्रह नीति। अब हम लोग पढ़ेंगे वाह्य नीति या विद्रोह या एक्सटर्नल पॉलिसी पर डालते थे, विदेश नीति, ठीक है। अब आज आपका टॉपिक है विदेश नीति। विदेश नीति में जो पहला टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इसके विद्रोह। 2 ही टॉपिक होंगे, विद्रोह और सैन्य अभियान। तो पहले आज हम लोग, ये थोड़ा सा बड़ा है तो पहले सैन्य अभियान पढ़ लेते हैं। बिल्कुल समराइज वे में देखेंगे, ना ज़्यादा डीप जाएंगे और ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है उसकी पॉलिसी। जब हम उसको कैरेक्टर एसोसिएशन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा सैन्य अभियान हेल्पफुल होगा, तो थोड़ा सा इसको डीपली देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट सैन्य अभियान के बाद देखिए, सैन्य अभियान समझने से पहले एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए कि फिरोज शाह तुगलक को गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक चचेरा भाई था, तो उसमें उसने उसको काफ़ी सिखाने की तो कोशिश की, लेकिन एक सैनिक की दृष्टि से वो किसी भी कार्य में, किसी भी प्रतिभा में निपुणता नहीं प्राप्त कर सका। वो जीवन काल, इसमें ये इतिहासकार कहते भी हैं कि सैन्य दृष्टि से ना तो एक अच्छा सैनिक था और ना ही एक अच्छा सेना नायक बन पाया। ठीक, अगर ये देखा जाए बाकी भौतिक सुध राजक न, ओ सबसे बड़ी बात है सैनिक के, अगर आप सैन्य गुण है आपके अंदर तो आपके अंदर अनुशासन है, अनुशासन है तो आप अपनी नीतियों को सही से बिल्कुल परफेक्टली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें एक सैनिक गुणों की कमी थी, इसके कारण एक अपनी नीतियों को कुल मिलाकर अच्छी तरह परफॉर्म नहीं पाई, एक कमी मानी गई। तो इसके समराइज वे में हम लोग को समझते हैं कि मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक की जो फॉरेन पॉलिसी थी कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर, दुर्बल और कहते दुविधा में पड़ी हुई थी। उसको खुद नहीं समझ में आता था कि क्या किया जाए, किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए। इन सब बातों पे वो पॉइंट आउट खुद ही नहीं कर पाया, खुद ही किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसमें खुद में कमी थी। एक सैन्य क्षमता की, एक सैन्य सेना नायक की उसमें खुद में कमी दिखती है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जब और आगे देखते जाते हैं तो उसने अपने जीवन में कुछ खास सैन्य अभियान नहीं किए, कुछ खास सैन्य अभियान नहीं किए। और जहाँ तक मोहम्मद, उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम देखा था आपने कि साउथ में दक्षिण का इलाका था वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकल गया था, जिसमें विजयनगर और बहमनी राज की स्थापना हुई थी। और जाते जाते मोहम्मद बिन तुगलक सिंध भी लगभग अलग हो गया था। तो सबसे बड़ी कमी ये रही कि जो राज्य बंगाल भी अलग हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तो अब दिल्ली का जो एरिया था बहुत ही कंसोलिडेट हो रहा था, धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था। तब पहली कमी इसकी ये रही कि उसने उन राज्यों को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, कोशिश ही नहीं की। जैसा मैं बता रहा था करंट अफेयर्स मामले में कोशिश जरूर करें, तो वही मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश ही नहीं की थी उनको जीतने की। दूसरा पॉइंट, जब उसके दरबारियों, उसके सहयोगियों, उसके जो
जितनी जिनसे वो सलाह लिया करता था, उन्होंने उससे कहा कि अन्य राज्यों को जीतिए, अपना क्षेत्र को एक्सटेंड करिए। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा था और यहीं से फिरोज शाह तुगलक में के टाइम से दिल्ली का क्षेत्र कंसोलिडेट माने सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन जब फिरोज शाह तुगलक को कहा गया, दरबारियों द्वारा कहा गया कि आप अपने क्षेत्र को विस्तार दीजिए, अन्य राज्यों को विजित कीजिए, जो लोग विद्रोह करके अलग हो गए हैं, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया है, उनको आप फिर से जीतिए। तब फिरोज शाह तुगलक ने दरबारियों को यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं मुसलमानों को रक्त बहाने के सर्वथा विरुद्ध हूँ, मैं मुसलमानों के खून बहाने या रक्त बहाने के सर्वथा विरुद्ध हूँ या विरोध में हूँ। इसके कारण यहाँ से मतलब कुल मिला के चैप्टर ही क्लोज हो जाता है कि अब जब मुसलमानों को खून नहीं बहेगा, जब वो युद्ध नहीं करेंगे, तो कैसे हम अन्य राज्यों को जीतेंगे। तो अगर समरी के तौर पर देखा जाए तो यहाँ से चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ सैन्य अभियान किए। सैन्य अभियान के जितने भी सैन्य अभियान किए उनको समरी के तौर पर ये देखेंगे कि किसी भी अभियान में उसे सैनिक दम पे सफलता नहीं मिली, मोस्टली तो उसे सफलता ही नहीं मिली, लेकिन जहां जहां सफलता मिली तो उसकी सैन्य क्षमता के आधार पे कहीं भी उसको सफलता नहीं मिली। तो मुख्य तौर पर देखिए, बंगाल सैन्य अभियान है, फिर जाजनगर सैन्य अभियान है, नागरकोट सैन्य अभियान है और सिंध। देखिए है कई, लेकिन जो समझ जिसके कुछ रिजल्ट्स हैं, जिसका कोई कंक्लूजन है या किसी को हम कोरिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो बंगाल, जाजनगर, नागरकोट और सिंध, इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सिंध में ठट्टा नामक जगह पर इसने अभियान किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं बंगाल। बंगाल सैन्य अभियान चलते हैं, ठीक है। बंगाल की थोड़ी सी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे लगभग 1350 के आसपास, 5048 के आसपास ये कहा जाए अलग हो गया था, पूरी तरह से अलग हो गया था दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। 1338 के आसपास की बात है। तो कुल मिला के जब मोहम्मद बिन तुगलक का लास्ट टाइम आया था, उसी टाइम ये लोग पूरी तरह से अलग हो गया बंगाल। अब बंगाल में देखिए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन इसने देखिए बंगाल पे 2 अटैक किए, 2 अभियान किए। एक 1353 में, एक 1358 या 59 के आसपास किया, ठीक है। 58-59 के आसपास था। तो 2 अभियान किए, लेकिन अब बंगाल की स्थिति भी कुछ हद तक अलग है, वो वाली बंगाल नहीं रह गया। तो बंगाल में अब शासन किसका है? बंगाल में शासन है हाजी इलियास का। हाजी इलियास का शासन है और इसने जो इसका रियल नेम अपना बना दिया है, वो बना दिया इसने शमशुद्दीन। मैं दूसरा नाम भी बता देता हूं कि कभी कभार कंफ्यूजन ना हो। शमशुद्दीन इलियास शाह, अगर ये नाम दिया हो तो यही सेम नाम है, इलियास शाह। और इसने देखिए शासक भी बदल गया और राजधानी बदल गई। अभी तक लखनौती राजधानी थी, लेकिन अब पांडुव राजधानी बन गई। देखिएगा जो अब कैपिटल बन गई है, राजधानी बन गई है, वो लखनौती से हटाकर अब राजधानी बन गई है पांडव, ठीक, ये राजधानी बन गई। अब देखिए 53 में पहला अभियान चलाता है फिरोज शाह तुगलक। देखिए पहला अभियान चलाता है और यहाँ बंगाल पर जाकर अपनी सेना सहित बिल्कुल तैयारी के साथ पूरे घेर लेता है। तब ये हाजी इलियास क्या होता है, ये भागता है और इकदला नामक एक किले में छुप जाता है। छुप जाता है। तो मोहम्मद फिरोज की सेना इस पूरे किले को घेर लेती है। एक बात याद रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक का सैन्य कंट्रोल बहुत ही वीक है। उसका सैन्य संगठन, सैनिकों को निर्देश करने का मतलब एक सेना नायक की भूमिका में बहुत ही कमजोर कैरेक्टर स्किल उसका रहा, बहुत ही कमजोर प्रोफाइल रही है। तो एक दला में जाके छुप जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक की पूरी दुर्ग को घेर लेता है, लेकिन काफ़ी दिनों तक उसको घेरता रहता है। लेकिन फिर आता है वर्षा का सीजन, वर्षा आ जाती है। तो अब वर्षा सीजन में इसको कहा जाए कठिनाई हो गई, तो ये अपने सेना को पूरा कुनबा उठा लेता है, वापस दिल्ली रिटर्न लौट जाता है। तो कुल मिला के अगर समरी के तौर पर देखा जाए तो बंगाल का पहला अभियान तो उसका निष्फल ही हो गया, उद्देश्य की दृष्टि से और रिजल्ट की दृष्टि से पूरी तरह निष्फल हुआ। लेकिन अब देखिए, मैंने कहा 2 इतिहासकार इसके टाइम पे रहे, शमशुद्दीन
शमशुद्दीन, सिराज, अफीक और बर्नी जो इसके दरबारी इतिहास कर रहे हैं। तो दरबारी जिसकी खाएंगे उसकी तो उसी को तो बजाएंगे ही। तो इन्होंने दोनों, अफीक और बर्नी ने कभी भी मोहम्मद फिरोज की बुराई नहीं की। तो कारण ये था कि वर्षा के कारण इसने रिटर्न हो गया। लेकिन ये जो अफीक है वो क्या लिखता है, वो ये लिखता है कि किले में महिलाओं के रोने की आवाज़ को सुनकर फिर सुल्तान का हृदय द्रवित हो गया, जिससे उसने यह घोषणा की, उसने वापस लौटने की आदेश दिया और यह घोषणा की कि मैं किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से हम में और असभ्य मंगोलों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एक बार फिर से अफीक ने लिखा है कि मोहम्मद सुल्तान किले में औरतों के रोने की आवाज़ को सुनकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वह अपने सेना को वापस लौटने का आदेश देता है। साथ ही साथ घोषणा करता है कि मैं मुसलमानों के खून को नहीं बहाऊंगा, क्योंकि ऐसा करने से हम में और असभ्य मंगोलों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसा उसने शमशुद्दीन राज ने लिखा है। तो कुल मिला के पहला जो अभियान था वो कुल मिला के फेल हो गया। लेकिन इसमें उसने दो कार्य किए। ऐसा नहीं खाली हाथ जाएंगे। जो ये एक दला है ना, इसका नाम रख दिया उसने आज़ादपुर या फिर मुक्तिनगर भी कहीं लिखा बताया गया है, मुक्तिनगर। ठीक है। और ये जो पांडव राजधानी थी इसका नाम रख दिया फिरोजाबाद। ठीक है। यहाँ दो नाम कर दिए। जो अगले अभियान में आएगा तो दो काम करेगा। ठीक है। अब दूसरा अभियान करता है 1958-59 के आसपास। तो अब देखिए, बंगाल का शासन है हाजी इलियास के पुत्र सिकंदर शाह के हाथ में। और ये भी जब सिकंदर शाह के हाथ में है, तो इसके बाद भी वही होता है। अभियान आता है, पूरी सेना घेर के खड़ी हो जाती है, लेकिन ये भी छुपा बैठा है। तो यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलता है सेना को। सेना में कल कहते हैं फूट पड़ जाती है आपस में, सेना इधर उधर भागने लगती है। तो सेना का प्रॉपर कंट्रोल ना रखने के कारण ये आदेश दे देता है सुल्तान कि उसको वापस लौटना पड़ेगा। और इस प्रकार कहा जाए दूसरा अभियान भी निष्फल हो गया और सुल्तान को अब खाली हाथ लौट रहे हैं। तो उसने वास्तव में सुल्तान इससे संधि कर लेता है और बंगाल की वैसी स्थिति यथास्थिति बनी रहती है। अभी भी दिल्ली सल्तनत में नहीं आ पाया। ठीक है। ये स्कैम कुल मिला के सैनिक संगठन या सैनिक निर्देश के अभाव के कारण यह अभियान फेल हो जाता है। अब इस अभियान में उसने दो कार्य कौन कौन से किए। पहला कार्य किया इसने, अपना जो कजिन था जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां के याद में जौनपुर नामक एक नगर की स्थापना की। ठीक है, जूना खां के याद में। फिर दूसरा काम करके उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसको कहा दिया? फतेह खान। याद रखिएगा फतेह खान इसका सबसे बड़ा बेटा है। ये पॉइंट याद रखिएगा, तो मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फतेह खान फर्स्ट नंबर का बेटा है, इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और इसके नाम पे अपने जो सिक्के चलते थे उसमें इसका नाम भी अंकित करवा दिया। तो इस तरह बंगाल अभियान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा। इसके बाद जो दूसरा अभियान था, सामरिक तौर पर इसको देखेंगे। दूसरा अभियान था जाजनगर का अभियान। जाजनगर उड़ीसा के आसपास का एरिया है। जाजनगर का अभियान उड़ीसा के आसपास का एरिया। ठीक है। तो यहाँ पे जब इसने अटैक किया 1960 में, जब इस अभियान से लौट रहा था तो 1360 के आसपास, 1360 का जब इस अभियान लौटा तो उसने इस पे यहाँ पे अटैक किया था। और यहाँ का राजा था वीर भानु, देखिए मैं नाम याद नहीं है, वीर भानु तृतीय ऐसे कुछ नाम था, देख लीजिएगा आप लोग। वीर भानु तृतीय ऐसे कुछ, वीर भानु तृतीय। ठीक है, उल्टा 19-20 नाम है, देख लीजिएगा इसको। तो वीर भानु तृतीय यहाँ के शासक थे। तो जब यहाँ पे अटैक किया तो ये भी डर के मारे भाग गए थे। तो इसने फिर
जब ये पकड़े गए तो उसने आत्मसमर्पण कर दिए, वीर भानुतुति ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण में दोनों में सम्मान कहा जाए संधि हो गई। क्या फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी सम्मान किया इसका, और सम्मान के रिप्लाई में ये भानुतुति ने इसको उपहार स्वरूप 20 हाथी गिफ्ट किए थे। 20 हाथी गिफ्ट किए थे, ठीक है, 20 हाथी गिफ्ट किए। अब देखिए इतना है, लेकिन इस अभियान में ऐसा कहा जाता है, इस अभियान में इसने जो उड़ीसा में वो मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर, उसको तोड़ा था। जगन्नाथ मंदिर उसको तोड़ा था। अब यहीं पे कंफ्यूजन आता है इसी पॉइंट में। देखिए इस अभियान के उद्देश्य को लेकर कंफ्यूजन होता है। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उसने जाजनगर पर अटैक इसलिए किया था क्योंकि जब बंगाल ने दिल्ली सल्तनत से अपनी अधीनता को अस्वीकार कर दिया और खुद स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते, उसी के ही सहयोग से ही जाजनगर के राजा ने भी स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो इसी बात दंड स्वरूप दंड देने के कारण ही उसने अटैक किया था। एक तो ये था दंड देने का कारण, लेकिन दूसरा इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक एक धर्मांध कट्टर मुसलमान था और वह मूर्ति पूजा के अगेंस्ट भी था। तो उसने इसका मेन उद्देश्य था जगन्नाथ मंदिर को तोड़ना, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने पहले मंदिर को अपवित्र किया था और फिर उसकी मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है, ऐसा कुछ राइटर्स ऐसा भी लिखते हैं, समुद्र में मूर्तियों को फेंकवाते थे। जगन्नाथ मंदिर किसने तोड़ा था? जाजनगर उड़ीसा में जो मंदिर है वो इस समय तो पुरी में बताया जाता है, पुरी में, तो जगन्नाथ मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाया था। अब इसके बाद तीसरा अभियान भी सम्मिलित तौर पर देखते हैं, नागरकोट का अभियान। नागरकोट ये शायद कांगड़ा अभियान बताया जाता है। तो यहाँ के अभियान में भी इसने अटैक किया। 1977 के आसपास इसने अभी इस अभियान को चलाया था, और यहाँ का जो राजा था उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। और दोनों के बस वही है कि किसी की भी सैन्य अभियान में इसको सफलता नहीं मिली, आत्मसमर्पण कर दिया, दोनों को में सम्मान हुआ, सम्मिलित तौर पर खत्म हो गया मामला। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है। इस मंदिर को तोड़वा दिया था फिरोज शाह तुगलक ने तोड़वाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि इसमें लगभग 1300 उसे ग्रंथ मिले थे, 1300 संस्कृत ग्रंथ मिले थे इस मंदिर में, 1300 संस्कृत ग्रंथ मिले थे, जिसमें से उसने 300 का फारसी अनुवाद करवाया था। 300 का फारसी अनुवाद कराया था। फारसी अनुवाद में उन्होंने बताया था कौन सा, अजीजुद्दीन थे, जिन्होंने जो मेन हेड थे फारसी में ट्रांसलेट करने, जो फ्रांसीसी ट्रांसलेटर इन्होंने हायर कर रखा था, अजीजुद्दीन कुछ ऐसे कुछ करने का नाम था। तो दलायत ए फिरोज शाही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट कहा जाए विख्यात कहा जाए ग्रंथ है, जो फारसी में संस्कृत से फारसी में अनुवाद कर दलायत ए फिरोज शाही, वो अजीजुद्दीन ने ही ट्रांसलेट किया था। ठीक, अब इसके बाद नागरकोट का अभियान होगा। अब इसके बाद जो 4th नंबर पे एक थोड़ा सा सिंध या ठट्टा का अभियान, ठट्टा इस समय। अब देखिए यही अभियान फिरोज शाह तुगलक का सर्वाधिक इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक लंबा और सर्वाधिक भारी भरकम वाला, क्या पूरी सेना लेकर गया था। लगभग 90,000 अश्वारोही, 480 कहा जाए 480 घुड़सवार, 90,000 के आसपास के रथ और 480 घुड़सवार और संघ पैदल सैनिक लेके वो ठट्टा वहाँ पे सिंध पर अटैक करने जाता है। और वहाँ पर जब ये सिंध पहुँचता है तो देखिए उसके भी उद्देश्य को लेके कन्फ्यूज़न है। कुछ राइटर्स ऐसा लिखते हैं कि कहा जाए पश्चिमी एरिया में मंगोल की एक्टिविटीज़ फिर से एक्टिव हो रही थी। मंगोल की एक्टिविटी मतलब मंगोल के आक्रमण फिर से होने लगे थे। उन्हीं आक्रमणों को विराम देने के लिए ये वहाँ पर गया था। ठीक है, मंगोल की एक्टिविटी को रोकने के लिए। लेकिन वास्तविक बात यह है कि इस टाइम तत्कालिक समय में इसके पूरे शासनकाल में मंगोल का एक भी अटैक नहीं हुआ,
एक भी अटैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इस समय जो सत्ता थी वो मंगोल के हाथों से छीनकर तुर्कों के हाथों में आ गई थी, तो मंगोल का आक्रमण का अटैक ही नहीं होता। साफ बात है, सिंध को क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर स्वतंत्र हो चुका था, अब उसको अपने क्षेत्र में इन्वॉल्व करना था। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये अटैक तो कर देता है, थोड़ा सा सामरिक तौर पर देखिएगा, बिल्कुल एक व्यू के रूप में। यहाँ सिंध के राजा हैं, दो लोग हैं, दो शासक हैं, नाम इनका जाम अलाउद्दीन व सद्दीन बानबीना, ये दोनों राजा हैं। अब यहाँ पे ये फिरोज शाह तुगलक आ तो जाता है, लेकिन महामारी फैल जाती है। कहते हैं कि लगभग 2/3 सैनिक इसके मर जाते हैं। तो इसके वजह से वो क्या कहता है, रिटर्न होता है और गुजरात की तरफ चल जाता है। लेकिन गुजरात की तरफ जाते जाते उसको रास्ता भटक जाता है और लगभग 6 महीने बाद गुजरात पहुँचता है। और वहाँ जब ठहरने के बाद जो दिल्ली में इसका जो प्रधानमंत्री है वो मलिक मकबूल, जैसे खान ने जहाँ को उपाधि दी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो। तो प्रधानमंत्री ने इसको एक अतिरिक्त सेना भेजती गुजरात में, और तो फिर ये सिंध पे जाता है। फिर से कहा जाए दोबारा सिंध पर अटैक करता, और सिंध इस समय इसके पक्ष में हालात कर जाते हैं, क्योंकि सिंध में अकाल पड़ जाता है और भूखमरी फैल जाती है। तो हालात इसके पक्ष में आ जाते हैं, और हालात पक्ष में आते हैं तो जो दोनों ये राजा थे ये इससे संधि कर लेते हैं, और संधि करने विवश होता है, संधि कर लेते हैं। तो ये भी कम नहीं था फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या किया, दोनों राजाओं का सम्मान किया, और साथ ही साथ उनको पेंशन बांध दी, दोनों को पेंशन दे दी। और ये जो जाम अलाउद्दीन का बेटा है तमाची, इसको वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद तमाची ने विद्रोह किया, तो ये जाम अलाउद्दीन को भेजा था कि जाकर अपने बेटे को ठीक करो जाके। तो जाम अलाउद्दीन ने इसको बेटे को बंदी बनाकर ले आया था। सिर्फ इतना खत्म हुआ। एक बार फिर से देखते हैं, एक बड़ी सेना लेकर सिंध पर अटैक करने जाता है, लेकिन उद्देश्य क्या था बताते हैं कि मंगोल की एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना या रोकना उद्देश्य था। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि मंगोल उस समय फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में मंगोल का एक भी अटैक नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता तुर्कों के पास आ गई थी। अब यहाँ के जाम अलाउद्दीन और शाद बानबीना दो शासक थे। पहले राउंड में क्या होता है कि महामारी फैल जाती है, उसकी सेना डिस्टर्ब हो जाती है, तो रिटर्न हो जाता है लोग, और रास्ता भटक जाता है, और घूमते घूमते 6 महीने तक बाद गुजरात पहुंचता है। गुजरात में उसके जो पीएम थे वो मलिक मकबूल, वो दोबारा एक एक्स्ट्रा सेना भेजते हैं, सेना की सुसज्जित करके फिर पुनः वो सिंध पे जाता है, और वहाँ पर सिंध में भुखमरी फैल जाती है, अकाल पड़ जाता है। तो वहाँ के राजा इनसे मजबूर व्यवस्थापूर्ण संधि कर लेते हैं। संधि करने के बाद राजाओं को पेंशन बांध देती है, और जाम अलाउद्दीन के बेटे तमीची को शासक बना देता है। तमीची को दिनों बाद विद्रोह करता है, और जाम अलाउद्दीन उसको बंदी बना के ले आता है। यहाँ से अब कुल मिला कहा जाए कि सिंध ने इनडायरेक्टली वे में अगर ये भी कहें कि सिंध ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली है, तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अफीक फर्स्ट टाइम कहा जाए, छोटे से राज्य को जीतने के लिए इतनी कठिन परिश्रम, दो बार आपको सेना भेजनी पड़ रही है। तो इसी कारण अफीक ने फर्स्ट टाइम अपनी सुल्तान की बुराई की है, क्योंकि जो सिंध का अभियान था वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के सबसे अव्यवस्थित अभियान था। ठीक है, जो सिंध का अभियान था, अफीक कहते हैं कि जो सिंध का अभियान था वो फिरोज शाह तुगलक के जीवन का सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित अभियान था। ठीक, और इसमें डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी इस अभियान के विषय में लिखते हैं, थोड़ा सा याद करने दीजिए मुझे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं, वो लिखते हैं कि ये जो सिंध का अभियान था ये सुल्तान की मूर्खता और कूटनीतिक अदूरदर्शिता का अपूर्व उदाहरण है। एक बार फिर से, सिंध का अभियान फिरोज शाह तुगलक की मूर्खता और कूटनीतिक अदूरदर्शिता का अपूर्व उदाहरण है। ठीक, कुल मिला के सिंध अभियान की लोगों ने, जितने भी इतिहासकार उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 अभियान देखे, बंगाल, जाजनगर, नागरकोट और सिंध अभियान। सामरिक तौर पर आप ये डिसाइड करोगे, उसने अपने सेना के दम पर कोई भी अभियान नहीं जीता, उसमें सैनिक क्वालिटी की कमी थी, वो जग जाहिर था। शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि किसी भी सैन्य क्वालिटीज़ में अपनी निपुणता नहीं प्राप्त कर पाया था। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम लोग फिरोज शाह तुगलक की
जो उसके टाइम पे विद्रोह में, बिल्कुल एक समराइज वे में देखेंगे, इसमें हेडिंग वाइज नहीं जाएंगे, बस एक पॉइंट टू पॉइंट देख लेंगे। उसके बाद हम लोग फिरोज शाह तुगलक के जीवन में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, खाने वो मलिक मकबूल खाने जहाँ, उसके थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, कौन था ये, क्यों इतनी ईमानदारी की इसकी चर्चाएँ चल रही थी, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी यानी कि उसकी मृत्यु पर चर्चा करेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्टार्ट करते हैं। फिरोज शाह तुगलक की विदेश नीति में विद्रोह, उसके सैन्य अभियानों को पढ़ने के बाद अब हम लोग उसके जीवन के विद्रोहों पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे। ठीक है, जो गृह नीति का जो सेकंड पॉइंट है विद्रोह, विदेश नीति का जो उसका सेकंड पॉइंट है विद्रोह। ठीक, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला विद्रोह तो उसके परिवार में ही हो गया। खुदामंद बानो या खुदामंद बेगम ऐसे कुछ नाम था, उसकी कज़िन सिस्टर थी, खुदामंद बानो या खुदामंद बेगम ऐसे कुछ नाम था। तो उसने ही उसको मारने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन वो किसी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाई थी और उसके कारण वो बच पाई थी। तो उसकी चचेरी बहन ने ही उसको पहले मारने का प्रयत्न किया था। ठीक है, वो अब बहन नहीं, वो षड्यंत्र तो नहीं कह सकते, विद्रोह तो नहीं कह सकते, लेकिन षड्यंत्र कहेंगे। ओके, तो सेकंड पॉइंट। अब देखिए, जो सेकंड विद्रोह था, उसका जो लाइफ में पहला विद्रोह हुआ था वो गुजरात का विद्रोह हुआ था। गुजरात के सूबेदार या राज्यपाल ने राजस्व भेजने से मना कर दिया था, जिसके कारण विद्रोह हुआ, और विद्रोह में सुल्तान को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि शाहजहाँ अमीरों ने, वहीं के गुजरात के अमीरों ने ही उसका विद्रोह को खत्म कर दिया था और उसका सिर सीधे दरबार में भेजा था, सिर काट कर उसका दरबार में भेज दिया था। तो दूसरा विद्रोह पहला विद्रोह गुजरात का विद्रोह था, उसको शाहजहाँ अमीरों ने शराब करते हुए खत्म कर दिया था। अब देखो दूसरा विद्रोह हुआ इटावा का विद्रोह। इटावा के विद्रोह में राजस्व वसूली को लेकर विद्रोह था 1377 के आसपास इटावा का, इसको भी सुल्तान ने दबा दिया था, दमन कर दिया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हुआ वो हुआ कटेहर 1380 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट था। 1380 के आसपास कटेहर के राजा थे खड़कू के राजा ने इसको यहाँ पे विद्रोह किया था, और विद्रोह करने के बाद इसने क्या किया था कि 2 सैयदों को मार दिया था। अब ये ऐसा माना जाता है कि जो सैयद होते हैं वो मुस्लिम धर्म में काफ़ी प्रतिष्ठित पद पे होते हैं या प्रतिष्ठित माने जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं, ऐसा मुझे ऑथेंटिक नॉलेज तो नहीं है, लेकिन हाँ सुनने में ऐसा आता है कि सैयद जो होते हैं मुस्लिम धर्म के थोड़े से प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। तो खड़कू ने 2 सैयदों को मारा दिया था, इससे क्योंकि सुल्तान खुद धर्मांध कट्टर मुसलमान था, तो सुल्तान काफ़ी क्रोधित होता और स्वयं इस पे बदला लेने के लिए यहाँ जाता है, लेकिन खड़कू भाग जाता है, यहाँ खड़कू भाग जाता है, और सुल्तान का क्रोध जो होता है वो जनता पर बरसता है, और सुल्तान कत्ले आम की आज्ञा देता है, और जनता में खूब अत्याचार, उसकी सेना खूब अत्याचार करती है, खूब कत्लेआम करती है, और इतना अत्याचार, इतना कत्लेआम करती है, इतने लोग मारे जाते हैं कि स्थिति काफ़ी विभत्स हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, लगभग 23,000 हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक साधन के रूप में यूज़ किया था। ठीक, तो 23,000 हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता है। अब इतना कत्लेआम होता है, इतने लोगों को मारा जाता है, इतना रक्तपात होता है, तो उसमें इतिहासकार लिखते हैं कि इस विभत्स स्थिति को देखकर, इस विभत्स रक्तपात को देखकर स्वयं मृत सैयदों की आत्मा उठकर सुल्तान से अत्याचार बंद करने की प्रार्थना करने लगती है। फिर से ध्यान सुनिएगा, इतिहासकार लिखते हैं कि इस विभत्स अत्याचार को देखकर स्वयं मृत सैयदों की आत्मा उठकर सुल्तान से अत्याचार बंद करने की प्रार्थना करने लगती है। इस प्रकार ये देखा जाता है कि लगभग 3 विद्रोह हुए, गुजरात का विद्रोह, इटावा का विद्रोह और कटेहर का खड़कू विद्रोह। इसमें थोड़ा सा अगर जो जानने वाली बात आती है वो खड़कू का विद्रोह ही होता है। इटावा में राजस्व वसूली को लेकर विद्रोह होता है और ये राजस्व देने से मना कर देता है। बाकी तो इसके खुदामंद बेगम है, खुदामंद मानो बेदन ऐसे कुछ नाम था इसका। ठीक है, तो इसने मारने का षड्यंत्र कर था, अपने चचेरी बहन थी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की बहन होगी, तो उसने मारने का षड्यंत्र किया था। चलिए ठीक है, सामयिक तौर पर हमने देख लिया।
अब देखते हैं, अब थोड़ा सा और पहुँच चलते हैं। ग्रह देखिए, प्रारंभिक जीवन हमने उसका देख लिया, सिंहासन पर कैसे बैठे देख लिया, उसने जो सुधार किए थे गृह नीति के अंतर्गत, राजस्व सुधार, कृषि सुधार, जो उसने भौतिक समृद्धि में जनता का विकास करा था, पाठशालाएँ बनवाई थी, दानशालाएँ बनाई थी, ये सब जो हमने कार्यप्रणाली देख ली, नहरों का विकास किया था, शिक्षा क्षेत्र में जितना कार्य किया, उस सभी हमने पॉइंट्स पे चर्चा की। फिर विदेश नीति पे हम लोग चर्चा की, विदेश नीति पे उसके विद्रोह और सैन्य अभियान में चर्चा की। अब देखिए पूरे में इसके जीवन काल में एक कैरेक्टर रहा है मलिक ए मकबूल, मलिक ए मकबूल। ठीक है, यहीं से देख लेते हैं, इस पेज बचा है, मलिक ए मकबूल। ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है उसके जीवन में। ठीक है, ये कौन था? मलिक ए मकबूल फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहा। अब देखते थोड़ा सा और शुरुआत चलते हैं। वास्तव में ये तेलंगाना का एक ब्राह्मण था, तेलंगाना का ब्राह्मण। तेलंगाना कहाँ पे सभी को जानते हैं, तेलंगाना का ब्राह्मण था। और वहाँ के जो राजा थे, तत्कालिक राजा थे, उनके एक नौकर के रूप में कार्य करता था। लेकिन जब इसको दिल्ली सल्तनत में मर्ज किया गया, दिल्ली सल्तनत में मर्ज कर लिया, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर मर्ज कर लिया गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब ये जब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे आता है, तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम, फिरोज शाह तुगलक इसको देखिए, इसकी कार्य प्रणाली से काफ़ी खुश होता है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भी राज दरबार में कार्य करता था, तो इसकी ईमानदारी, कर्तव्य परायणता और कहते हैं समर्पण के भावना से फिरोज शाह तुगलक भी काफ़ी परिचित होती है। तो फिरोज शाह तुगलक इसको अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, फिरोज शाह तुगलक इसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, उसे खान ए जहां, खान ए जहां की उपाधि देते हैं, मतलब विश्व का स्वामी, यानी मतलब ये है कि विश्व का स्वामी इसका मतलब होता है, खाने जहां का मतलब विश्व को उपाधि भी देता है, उसके पद पर नियुक्त कर देता है। और देखिए जो ये मोहम्मद, इसको अमूमन खाने जहाँ ही बुक में लिखा रहता है, मलिक ए मकबूल नाम लिखते ही नहीं है, या मकबूल नाम लिख देते हैं, मकबूल खाने जहाँ, मलिक ए मकबूल का वास्तविक नाम होता है और खाने जहाँ इसकी उपाधि होती है। तो देखिए ये एक निरक्षर था, निरक्षर तो था ही, लेकिन एक बहुत ही समझदार कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था। इसने अपनी कर्तव्य परायणता, समर्पण के भावना, तो इन सबसे बड़ी बात है देखिए, ईमानदारी, समर्पण, कर्तव्य परायणता, तीन क्वालिटीज़ के दम पर अपने पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखा। सुल्तान के फिरोज शाह तुगलक के इतना करीब आ गया कि फिरोज शाह तुगलक इस पर अत्यधिक विश्वास करने लगा, और इस हद तक विश्वास करता था कि जब भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के बाहर जाता था तो इस शासन की बागडोर इसी के हाथ में दे देता था। ठीक, और इसका आपने एग्जाम्पल भी देखा था कि जब गुजरात में फंस गया था, सिंध का बैंक गुजरात में फंस गया था, तो इसी खाने मकबूल ने ही इसको, खाने मकबूल, अमूमन बुक में खाने मकबूल लिखा रहता है, तो इसी खाने मलिक के मकबूल ने ही सेना भेजी थी उस मदद के लिए। तो कुल मिला के समरी के तौर पर देखा जाए काफ़ी ईमानदार, कर्तव्यपरायण व्यक्ति था, लेकिन और ठीक है, निरक्षर व्यक्ति था, कूटनीतिक, राजनीतिक, सब कुछ एक मिला के अगर कंपैरिजन किया जाए तो चाणक्य टाइप के। ठीक, कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन इक्विवेलेंट नहीं बता रहा हूँ मैं। ओके, तो ठीक है, इतना हो गया। और देखिए इसके बारे में एक इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि तत्कालिक उच्च पदों पर बैठे अन्य व्यक्तियों की तरह खाने जहां भी इंद्रिया शक्त सुख से मुक्त नहीं था। ठीक, मतलब अपनी इच्छाओं के, अपने शारीरिक सुख को प्राप्त करने से मुक्त नहीं था, मतलब वो आमोद प्रमोद में भी पड़ा हुआ था। ये मलिक मकबूल बात बताते हैं। और इसके बताते हैं कि इसके रानीवास में लगभग 2000 स्त्रियां थीं जो विभिन्न जातियों की थी, और इन स्त्रियों से इसके कई पुत्र पुत्रियों ने जन्म लिया था। ठीक, ऐसा बताते हैं। हर राइटर ने लिखा है, लेकिन एक राइटर का मैंने पढ़ा था तो बता दिया, रानीवास में 2000 स्त्रियां थी जो विभिन्न जातियों की थी, उससे कई पुत्र थे। 1370 के आसपास इसकी मृत्यु होती है, एक परिपक्व एज में इसकी मृत्यु हो जाती है 1370 के आसपास। लेकिन उसके बाद इसका पुत्र जो होता है जौना शाह, वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने पिता की तरह ईमानदार नहीं होता है। ठीक, इसे भी शायद खान जहां की उपाधि दी जाती है। ओके, तो मलिक मकबूल पर हमने देखा तेलंगाना का ब्राह्मण था, कुन्नू इसका वास्तविक नाम था, कन्नू या नहीं, कन्नू नाम था इसका,
कन्नू नाम वास्तविक था और इसका पढ़ा लिखा नहीं था। वहाँ के तेलंगाना के जो शासक थे उनके यहाँ नौकरी करता था। जब दिल्ली सल्तनत में मर्ज हुई तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी ये राज दरबार में नौकरी करने लगा। लेकिन इसकी कर्तव्य पढ़ता समर्पण पर से फिरोज शाह तुगलक काफ़ी इम्प्रेस्ड था, इसीलिए इसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया और इसको खाने जहाँ की उपाधि भी थी। और वास्तव में जैसा इसके बारे में एक्सपेक्ट कर रखा था, काफ़ी ईमानदार कर्तव्यपरायण व्यक्ति था और सुल्तान के बहुत ही जल्दी अपनी कार्यप्रणाली से, अपने दिए गए सलाह से, निर्देशों से सुल्तान के बहुत ही जल्दी करीब पहुंच गया। सुल्तान इस पर इतना भरोसा करता था कि भविष्य में कहीं भी जाता था तो ये इसको पूरी बागडोर इसी के हाथ में, कैप्टन इसी को बना देता था। और उसके बाद एक राइटर ये भी लिखते हैं कि रानी वासमी के 2000 स्त्रियाँ थी जिसके कई पुत्र थे। ये इंद्रियाशक सुख से अपने आप को मुक्त नहीं रख पाया था। 1370 के आसपास इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद इसका पुत्र जो जौना शाह होता है वो प्रधानमंत्री पद पे आता है, लेकिन ये उस तरह का ईमानदार नहीं होता। क्यों नहीं ईमानदार होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि उसने क्या कर दिया था। उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी और उसकी मृत्यु पे हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए फिरोज शाह तुगलक को अभी हम पॉइंट बता, धीरे धीरे आपको ले जा रहे हैं। अभी मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक का जो सबसे बड़ा पुत्र था फतेह खान। ये पॉइंट हाईलाइट रखिएगा क्योंकि जब अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब परवर्ती तुगलक वंश शासकों के बारे में पढ़ेंगे बहुत कन्फ्यूज़न आएगा, कौन सा राजा कहाँ पे आ रहा है। तो मैं धीरे धीरे आपको उस स्टेज पर लेके जा रहा हूँ। अमूमन उसको अवॉइड कर देते हैं बच्चे, उसको अवॉइड कर देते हैं उस सेक्शन को क्योंकि इतना कन्फ्यूज़न आता है। तो मैं उसी कन्फ्यूज़न को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको धीरे धीरे थोड़ी सी कहा जाए बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिरोज शाह तुगलक के 3 पुत्र थे। पहला पुत्र सबसे बड़ा था फतेह खान, दूसरा था जफर खान और तीसरा का नाम ही कन्फ्यूजन करता है। तीसरे का नाम याद रखिएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, मोहम्मद शाह इसी का नाम है, शाहजादा महमूद भी इसी का नाम है, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह भी इसी का नाम है, मोहम्मद बिन फिरोज भी इसी का नाम है और मोहम्मद खान भी इसी का नाम है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिरोज शाह तुगलक के 3 पुत्र थे। फतेह खान नंबर 1 का था, सेकंड नंबर था जफर खान, थर्ड नंबर था मोहम्मद बिन फिरोज। रियल नाम ये था मोहम्मद बिन फिरोज और इसको मोहम्मद खान भी कहते हैं, मोहम्मद शाह भी कहते हैं, शहजादा महमूद भी कहते हैं और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह भी कहा जाता है क्योंकि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये चेन्नई, यही नाम बुक्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं आपस में। जब आपको लगेगा कि ये कौन कौन है, ये कौन कौन है, तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो मोहम्मद बिन फिरोज पर ये हाईलाइट रखिएगा। 3 पुत्र फतेह खान, जफर खान और मोहम्मद बिन फिरोज। तो अब देखिए इधर आ गया जौना शाह। लेकिन 1370 के आसपास फिरोज अपना उत्तराधिकारी फतेह खान को नियुक्त करता है, लेकिन फतेह खान की हो जाती है मृत्यु। इसके बाद उसको अपने जफर खान को नियुक्त करता है, लेकिन इसकी भी हो जाती है मृत्यु। तो अब सुल्तान एक 90 की एज के आसपास आ गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया, शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया। इस स्थिति में उसने कहा जाए अपन प्लान अभी सोच ही रहा है कि औपचारिक तौर पे बता दिया है कि मैं अपना मोहम्मद बिन फिरोज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा, लेकिन उसकी सत्ता अभी उसने औपचारिक रूप से उसकी घोषणा नहीं की थी। लेकिन ये बात जौना शाह को बदल जाती है कि सुल्तान जो 90 ईयर्स ओल्ड है उसकी इज्जत कौन करेगा। तो ये जौना शाह की ये मेंटेलिटी हो गई थी कि अब शक्ति का केंद्रीकरण कर लिया जाए। तो उसने क्या किया, जौना शाह ने ये कहा कि सुल्तान आप हो गए हो बूढ़े और मोहम्मद बिन फिरोज आपको अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ठीक है, इस तरह उसको कहा जाए उसको भड़का दिया, सुल्तान को अपने ही बेटे के विरुद्ध भड़का दिया। तो सुल्तान ने इसको कर लिया कैद, बंदी बना लिया। लेकिन किसी तरह मोहम्मद ये स्त्री का वेश बना के कैद से निकल जाता है और कैद से निकलने के बाद स्वयं पिता के पास आता है और वास्तविकता बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको मारना नहीं चाहता। तो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक इतना क्रोधित होता है कि साफ साफ ऑर्डर दे देता है कि जाके जौना शाह को कत्ल कर दो, जौना शाह का कत्ल कर दो। तो ये मोहम्मद बिन फिरोज जाता है, मोहम्मद बिन फिरोज जौना शाह कत्ल करने जाता है, लेकिन अब जौना शाह भाग गया। अब जौना शाह भाग गया तो इसका हुआ राज्याभिषेक और राज्याभिषेक होने के बाद जब इसके पास सत्ता आ गई तो इसने जौना शाह का कत्ल करवा दिया। जौना शाह का चैप्टर यहाँ से क्लोज हो गया। एक बार फिर से देखिए,
फतेह खान को नियुक्त करता है, फतेह खान की मृत्यु होती है, फिर जफर खान को नियुक्त करता है, जफर खान की मृत्यु होती है, लेकिन फिरोज शाह मोहम्मद बिन फिरोज को बनाने की प्लान बनाया जाता था, लेकिन घोषणा की होती है। इस बात का पता जौहर शाह को चल जाता है, वो मोहम्मद बिन फिरोज के अगेंस्ट सुल्तान को भड़का देता है और सुल्तान मोहम्मद बिन फिरोज को कैद कर लेता है। स्त्री का वेश बना के मोहम्मद बिन फिरोज वहाँ से निकल जाता है और पिता के पास माफ़ी मांगता है कि ऐसा कोई का बात नहीं है। तो सुल्तान गुस्से में आकर जौहर शाह के कत्ल करने का आदेश दे देता है, तो लेकिन जौहर शाह भाग जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन फिरोज का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। राज्याभिषेक बनने के बाद जौहर शाह का कत्ल करवा देता है, ठीक, मोहम्मद बिन फिरोज। लेकिन अब स्थिति क्या बन रही है, अब ये जो मोहम्मद बिन फिरोज है, देखिएगा मोहम्मद बिन फिरोज है, ये एक आमोद प्रमोद में पड़ा हुआ व्यक्ति है। आमोद प्रमोद में मतलब उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, शासन से, और अनुभवहीन भी है, अनुभवहीन है। तो मेहनत की नहीं है, मजे का बिना किसी कोई काम कभी किया नहीं है, बैठे बैठे कुर्सी मिल गई है, तो उस कुर्सी की वो वैल्यू नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पर स्थिति यही क्रिएट होने लगती है कि वो किसी की सुन नहीं रहा है, ना तो शासन ठीक से चल रहा है, ना तो पूरे किसी भी तरह से कार्यों को सही तरह से निर्वहन नहीं हो पा रहा। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी दरबारी उलेमा अमीर होते हैं, दरबारी उलेमा अमीर ये जितने भी होते हैं सब उसके अगेंस्ट आ जाते हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे अगेंस्ट आ जाते हैं तो इनका युद्ध हो जाता है मोहम्मद बिन फिरोज से। दोनों युद्ध में आ जाते हैं, एक साइड ये लोग हैं, एक साइड सुल्तान कहा जाए मोहम्मद बिन फिरोज है। अब ये लोग हारने ही वाले होते हैं, ये लोग हारने ही वाले होते हैं कि इतने में फिरोज सुल्तान, बूढ़ा सुल्तान स्वयं आ जाता है फिर युद्ध के मैदान में। अब सुल्तान और सामने मोहम्मद बिन फिरोज, ठीक, दोनों पिता पुत्र दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तो देखिए मोहम्मद बिन फिरोज भयभीत हो जाता है और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। याद रखिएगा, भाग गया है, मरा नहीं है। अभी यहीं से कहानी क्लोट हुए करण अर्जुन मूवी की तरह अभी फिर से लौट के आएगा। तो मोहम्मद बिन फिरोज युद्ध में भाग गया। अब क्या बता, सुल्तान 90 साल का, फिरोज शाह तुगलक खाली बचा, थर्ड बेटा भाग गया, दो तो मर गए थे, तीसरा बट गया। लेकिन अब यहाँ पे इसने क्या किया, सुल्तान ने फिरोज फतेह खान का जो बेटा था गयासुद्दीन तुगलक इस सेकंड, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड, इसका नाम है तुगलक शाह नाम से इसको उत्तराधिकारी बना के इसको गद्दी पर बैठा दिया। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय या तुगलक शाह नाम से गद्दी पर बैठ गया। और आपको दो बातें याद रखनी है, ठीक है। दो बातें क्या कि फिरोज शाह तुगलक के 3 बेटे थे, फतेह खान, जफर खान और मोहम्मद बिन फिरोज। मोहम्मद बिन फिरोज का नाम भी मैंने कहना है। और मोहम्मद बिन फिरोज भाग गया है, मरा नहीं है अभी, याद रखिएगा, अभी वापस लौट के आएगा। अब जब मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1388 के आसपास उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अब जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो सत्ता किसके पास है, गयासुद्दीन तुगलक, जो फतेह खान का बेटा है, तुगलक शाह नाम से गद्दी पर बैठा है। नाम याद रखते जाइएगा। अभी जब हम लोग परवर्ती शाह, जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग परवर्ती तुगलक शासक के बारे में चर्चा करेंगे, तो ये ना जितना आप ये चीज़ें याद रखे हैं आपको उतना ही हेल्पफुल मिलेगा। जो पूरे तुगलक टाइम का सबसे मेन इंपॉर्टेंट या कहा जाए बहुत ही मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, परवर्ती तुगलक शासक आपस सब मिल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है कौन सा शासक किसका आ रहा है। तो मैं आपको एक फिगर्स टाइप के सबके पिता पुत्र का रिलेशन बता दूंगा, उससे आपको बहुत ही स्ट्रेट वे में आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप बस ये याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक सत्ता बैठा है जिसका नाम है तुगलक शाह। मोहम्मद बिन फिरोज भाग चुका है और फिरोज शाह तुगलक के 3 बेटे हैं। ओके, तो यहाँ आज से यहाँ पर हम लोग फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के साथ साथ यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक का चैप्टर क्लोज होता है। लेकिन लास्ट में मैं बताता हूँ कि पूरे वीडियो का एक शासक के पूरे एक समरी टाइप पे हम लोग उसका चरित्र का, उसका कैरेक्टर स्केच करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्या समरी निकलती है उसके जीवन की, उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एक थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का टॉपिक उसको भी क्लियर करते हैं, आज का वीडियो समाप्त करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के काजा चरित्र मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे, जीवन का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। आज की संभवतः ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के जीवन का मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स थे, क्या निगेशंस थे या निगेटिव पॉइंट्स थे, उन पर थोड़ा सा ब्रीफली देखने की कोशिश करते हैं।
तो मूल्यांकन उसके जीवन का, मूल्यांकन में देखिए कुछ फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ सेकंड पॉइंट निगेशंस देखते हैं कि खुद जज करने की कोशिश करते हैं कि क्या था और क्या नहीं था। तो सबसे पहले देखिए शमशे ए सिराज अफीक, ओके, और बर्नी जो इसके इतिहासकार थे, उसने तो कॉमन सी बात है दरबारी इतिहासकार थे, सुल्तान की बुराई कर ही नहीं सकते, तो उन्होंने सुल्तान के कहा जाए बहुत ही प्रशंसा की है, अत्यधिक प्रशंसा की है, और उन्होंने बताया है कि सुल्तान सल्तनत काल का सबसे सर्वोत्तम सुल्तानों में से एक था। उसके में दयालु, उदार और न्यायप्रियता के गुण विद्यमान थे, और थे भी, जो हमने उसके जीवन में देखे कई मायनों में उसमें सब न्यायप्रियता, दयालुता और न्यायप्रियता, दयालुता, उदारता के गुण विद्यमान थे। लेकिन उसके और आगे बढ़ते हुए जो एक राइटर हैं हेनरी इलियट, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा लिखते जाइएगा आप लोग। हेनरी इलियट ने अपनी बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियन के लेखक है हेनरी इलियट, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके लेखक है एल्फिंस्टन। इन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस इस बुक में बताया, इन्होंने अपने बुक में बताया है कि दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को बताया, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अकबर, दिल्ली सल्तनत का अकबर बताया है। का अकबर बताया, ठीक है। अब यहीं पर पॉइंट आउट होने लगता है, क्योंकि स्मिथ, N.A. स्मिथ है राइटर इतिहास का, उन्होंने कहा है कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहना मूर्खता है। N.A. स्मिथ ने लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहना मूर्खता है, और उसमें ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि फिरोज में उस विशाल हृदय और विस्तीर्ण, ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि सेंटेंस थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो सकता है, 19-20 में वैसा ना बोल पाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ पूरा याद करने की, कि फिरोज में उस विशाल हृदय और विस्तीर्ण मस्तिष्क वाले सम्राट मतलब अकबर की बात चल रही है, फिरोज में उस विशाल हृदय और विस्तीर्ण मस्तिष्क वाले सम्राट का शतांश गुण भी मौजूद नहीं था, ओके। जो सम्राट सार्वजनिक हितों के उच्च मंच पर सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सद्भावना, शांति और सहिष्णुता का संदेश देता था, ठीक है। उसका कहने का मेन मोटिव सिर्फ इतना है, फिर से एक बार सुनिएगा, फिरोज में उस विशाल हृदय और विस्तीर्ण मस्तिष्क वाले सम्राट का शतांश भी नहीं था, जो सार्वजनिक हितों के उच्च मंच पर सभी धर्मों और संप्रदायों के शांति, सद्भावना और सहिष्णुता का संदेश देता था। कहने का मतलब ये था कि अकबर एक ऐसा शासक था जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु रहा, सभी धर्मों के प्रति सद्भावना को दिशा संदेश दिया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक में ये क्वालिटी नहीं थी। वो कट्टर धर्मांध मुसलमान था, उसने हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की थी, तो इस आधार पर कतई भी अकबर से तुलना करना पूरी तरह से गलत है, सामरिक तौर पर यह बताया गया। अब देखिए, एक ने तो उसे सुल्तान अकबर कह दिया और दूसरे ने कहा अकबर तो कह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता अकबर। एक राइटर उसकी प्रशंसा कर रहा है और दूसरे ने बुराई कर दी। अब एक बीच का एक सेंटेंस से आते हैं, सर वुलजले है ऐसे कुछ राइटर हैं, उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है कि दिल्ली सल्तनत में अकबर के पहले के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम इतिहास में फिरोज शाह तुगलक का राजकाल मुस्लिम इतिहास में एक उज्जवल युग का अवसान है, ठीक। ऐसा कुछ सेंटेंस बोला है सर वुलजले हेग ने, ऐसा बताया है कि अकबर के पहले के इतिहास में, अकबर के पहले के शासन में फिरोज शाह तुगलक का राजकाल मुस्लिम इतिहास में एक उज्जवल युग का अवसान है,
ऐसा उन्होंने बता दिया कि हाँ अकबर तो था, लेकिन वो अकबर के पहले के टाइम पर अकबर था, लेकिन जब अकबर खुद आया तो उसके ऐसा मान तो कोई था ही नहीं, ऐसा वुलजले हेग ने इतिहासकारों ने बताया। तो देखिए अलग अलग राइटर को मैंने पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश की, जैसे बर्नी और हपीक ने तो स्टेटमेंट में कहते बड़ा अच्छे राजा थे, लेकिन फिर जब हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन के बारे में तो उन्होंने सल्तनत का अकबर कह दिया। उसके बाद स्मिथ ने कहा मुक्ता है, नहीं कह सकते। और बाकी ईश्वरी प्रसाद ने इस आधार पर उसके सेंटेंस को मना कर दिया क्योंकि उसमें धार्मिक का सद्भावना का उद्देश्य फिरोज शाह तुगलक में नहीं था, इस आधार पर उसे सल्तनत अकबर नहीं कहा सकता। लेकिन फिर वुलजले हेग ने कह दिया कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन अकबर था, लेकिन अकबर के पहले के मुगल शासन के टाइम से पहले का जो टाइम था उसमें अकबर मान लिया गया। ठीक, ये सेंटेंस थोड़ा सा जितने मैंने बोले हैं ना, ये सेंटेंस डिस्क्रिप्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप इस तरह के सेंटेंस लिख देते हैं तो आपको नंबर बहुत बढ़िया मिलने लगता है कि बच्चे ने काफ़ी डीप स्टडी कर रखी है, थीसिस लिखता है बच्चा। ओके चलिए ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ा सा आप सही वे में आ जाते हैं। एक बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत के हित में कार्य किया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो न्यायप्रिय था, दयालु भी था, कोमल हृदय वाला था, और सबसे बड़ी बात प्रजा का हितैषी था। याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ प्रजा का हितैषी, प्रजा का हितैषी ही था, प्रजा का हितैषी था। क्यों? और उसकी हमने क्यों बोला? क्योंकि उसने कई कार्य भी किए थे। देखिए राजस्व प्रणाली में कई कर खत्म कर दिए थे, वो बात अलग है, कई लगाए भी थे, लेकिन राजस्व प्रणाली में एक स्टेट वे में जितनी अव्यवस्थित राजस्व प्रणाली थी उतने उसको खत्म कर दिया। कृषि उन्नत किया, आय के साधन नए नए बनाने लगा, ठीक है, पाठशालाएं बनाई जनता के हित में, अस्पताल बनवाए थे, अस्पताल बनवाए, दानशालाएं बनाई, ये सब प्रजा के हित में कार्य कर रहा था, जो अभी तक कोई शासक प्रजा के हित में, प्रजा के भौतिक सुख में उसने अभी तक किसी भी शासक ने कार्य नहीं किया। उसने भौतिक सुख में प्रजा के हित में कार्य किया। इसी में डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी इसी बारे में लिखते हैं। डॉक्टर रामचंद्र त्रिपाठी लिखते हैं कि जनता किसी शासक के विषय में निर्णय उसने भौतिक सुख के आधार पर देती है। ठीक, जनता किसी शासक के विषय में अपना निर्णय उस भौतिक सुख के आधार पर देती है जो उसको प्राप्त हो रहे नहीं, जो उसको दिख रहे हैं या जिसको वो अनुभव कर रही है। ठीक, जनता किसी शासक के विषय में अपना निर्णय भौतिक सुख के आधार पर देती है जो उसे दिख रहे हैं या जिसको वो अनुभव कर रहे हैं। तो इसी तरह ये कहा जाए कि प्रजा के हितैषी में उसने कई कार्य किए थे, इसीलिए तो प्रजा के हित में वो अच्छा बना हुआ था। दयालु भी था, कभी दंड नहीं दिया, न्यायप्रियता भी उसमें देखी गई और उदारता भी देखी गई, सारे गुण थे। लेकिन ये सब प्लस पॉइंट्स थे। देखिए उसने जनता के हित में कार्य किया, ये अच्छी बात है, अच्छा राजा तो बना, लेकिन सिर्फ जनता के हित में तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या आप देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं? क्या आप एक्सटर्नल पॉलिसी आपकी उतनी कारगर है? तो नहीं, इसके बारे में बोला गया नहीं। जब सैनिक दृष्टि से देखा गया तो वो एक कुशल सैनिक कभी था ही नहीं। ये तो मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग टाइम पे बताया था कि सैनिक कुशल सैनिक नहीं था, लेकिन इसी कमी के कारण उसका राज विस्तार नहीं हो पाया। दूसरा क्या कहा है कि अगर आप एक अच्छे कुशल सैनिक हैं तो आपके स्वभाव में निरंकुशता भी आ जाएगी, केंद्रीकरण की भावना आ जाएगी कि शासन को हमको केंद्रीकरण कर दें। जैसे अलाउद्दीन के टाइम पे था, निरंकुशता तो था, लेकिन जब उसका हम लोगों ने मूल्यांकन करने की कोशिश की तो ये पाया कि उसकी जो कठोरता थी, उसकी जो निरंकुशता थी, तात्कालिक रूप से बिल्कुल सही थी, और यही उसमें निरंकुशता का भाव नहीं था, जिसके कारण देखिए कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी। जिसके कारण समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही थी तो देखिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार रहा। कैसा भ्रष्टाचार रहा कि एक कहानी बताई जाती है कि उसने अपने ये तो उदारता को लेकर कहानी बताई जाती है कि एक बार उसने अपने किसी सैनिक को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार देख लिया था, फिर भी उसको दंड नहीं दिया था। तो ये इतनी उदारता भी सही नहीं होती है, उतनी उदारता भी उससे भ्रष्टाचार फैल गया, प्रोत्साहन मिलता है गलत करने का। दूसरी बात, सैनिक कार्यवाही में उसने सामंती प्रथा का जो इन्वॉल्वमेंट कर दिया था,
इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। सैनिक प्रशासन में सामंती प्रथा का इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। तो जो सेना थी पूरी रूप से अव्यवस्थित हो चुकी थी, कोई कंट्रोल, सेना का एक प्रॉपर नियंत्रण नहीं रह गया था। फिर आगे देखते हैं, उसने कहा जाए दासों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बढ़ गया था। दासों पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, दास उसको कुछ समझते ही नहीं थे, क्योंकि उदारता, निरंकुशता की कमी थी, उदारता उसके भाव में परिलक्षित हो रही थी। तो दासों का हस्तक्षेप काफ़ी राजकीय कार्यों में, उसका राजकीय कार्यों में इनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा। इसके क्या हुआ, इन तीनों से एक रिजल्ट ये आया, जो ऑनेस्ट या कहा जाए जो ऑनेस्टली वर्क कर रहे थे उसके कर्मचारी, वो हतोत्साहित हो रहे थे, जिसके कारण हर विभाग में भ्रष्टाचार फैलते हुए इंटरनल तौर पर उसकी शासन व्यवस्था पूरी तरह से दुर्बल हो चुकी थी, या कहा जाए खत्म हो चुकी थी। क्योंकि भ्रष्टाचार इतना फैल गया तो उसके विभागीय के लोग, उसके दरबारी के लोग उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कुल मिला के कहा जाए इंटरनल तौर पे आपकी कैबिनेट पूरी तरह से, कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसके दूरगामी परिणाम के तौर पे एक और पॉइंट हम लोग मर्ज करने की कोशिश करेंगे, धार्मिक व्यू। इसके तो दूरगामी परिणाम हम लोग देख लेंगे, लेकिन साथ में धार्मिक व्यू में 2 पॉइंट में देखने चलेंगे। एक तो कहेंगे उलेमाओं को आपने कुछ ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया, उलेमाओं सर पे चढ़ाने का मतलब कि उन्हें उलेमाओं को ज़्यादा पद प्रतिष्ठा दे दी। उससे क्या हुआ, उलेमाओं के बारे में बताया जाता है कि कट्टर मुसलमान थे, और दूसरी बात एडवांसमेंट, मतलब आगे बढ़ने की प्रोग्रेसिव सोच पे वो नहीं थे, वो ऑर्थोडॉक्स सोच पे निर्भर करते थे। इसके कारण सल्तनत को विकास में कहीं ना कहीं बाधा आई, पहली बात। दूसरी बात क्या आई, उसने मुस्लिमों को संतुष्ट करने की कोशिश काफ़ी की। जैसे मुस्लिमों को संतुष्ट करने की कोशिश की, कई कार्य ऐसे किए जिससे मुस्लिम संख्या, उसके मुस्लिमों का ये सर्वप्रिय हो गया। इन्हीं दोनों कार्यों का वो मुस्लिम समाज का सर्वप्रिय हो गया। लेकिन समाज में किसी एक वर्ग को लेकर अगर चलेंगे तो आपके लिए ये दूरगामी घातक परिणाम होंगे। यही हुआ क्योंकि हिंदुओं को उसने बलपूर्वक फर्स्ट टाइम उसने मुसलमान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक समाज का एक वर्ग इससे अभी भी नाराज है, जिसके कारण हिंदुओं की वो सहानुभूति खो बैठा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि एक समाज का एक वर्ग उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरा वर्ग सपोर्ट कर रहा है, तो योगदान पूरी तरह से नहीं होगा। यही कारण है कि सल्तनत में यही पूर्ण रूप से उसको कहा समर्थन नहीं मिल रहा था, समर्थन नहीं मिल रहा। अब देखिए, अंदर सब भ्रष्टाचार बैठे हैं, बाहर पूर्ण रूप से समर्थन नहीं मिल रहा, और यही कारण है कि सल्तनत पूरी तरह से दुर्बल हो गई, अब पूरी तरह से दुर्बल हो गई। और यहीं से कहा जाए एक बीच टाइप का बड़ा फिरोज शाह तुगलक के ही टाइम पे तुगलक वंश की समाप्ति का। इसी में डॉक्टर त्रिपाठी, रामचंद्र त्रिपाठी लिखते हैं कि विधाता की कहा जाए कुटिल गति इस तथ्य से दिखती है, विधाता की कुटिल गति इस तथ्य से दिखती है कि जिन तथ्यों ने या जिन तत्वों ने फिरोज को सर्वप्रिय बनाया, उन्हीं तत्वों के कारण फिरोज की सल्तनत खत्म हो गई, क्योंकि इनका सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और दूसरी बात, इनकी सोच थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स टाइप से आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, क्योंकि यदि सुल्तान आगे बढ़ रहा था तो इनसे सलाह लेता तो बढ़ नहीं पाता, और इनसे सलाह नहीं लेता तो ये परेशान करते। ठीक है, ये अपने हस्तक्षेप को कभी भी कहा जाए गलत नहीं मानते। तो इस कारण सल्तनत आगे नहीं बढ़ पा रही थी और हिंदुओं का समर्थन नहीं मिल रहा था। अब आप कहेंगे हिंदू समर्थन की आवश्यकता क्या है? हिंदू भाई बहुसंख्यक हैं, यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, रेवेन्यू में ज़्यादातर टैक्सेस यही भर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी भी एक राजा के तौर पे आप चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते, सबको आपको लेके चलना पड़ेगा समाज में। ओके, तो कहीं ना कहीं जब हिंदुओं को उसने कहा जाए डिनाई करने की कोशिश की, मुस्लिमों को जिसका साथ लिया वो कहीं ना इसके दूरगामी परिणाम घातक सिद्ध हुए। ब्यूरोक्रेसी उनकी पूरी चौपट हो चुकी थी, उलेमाओं से वो नई पॉलिसी अप्लाई नहीं कर पा रहा था, समाज में सुधारात्मक कहा जाए कोई भी क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। सुधार के तौर पे सुधार
जिसे सल्तनत में आगे बढ़ने की कोशिश हो जाए, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिससे सल्तनत का यहीं से फिरोज शाह तुगलक के ही टाइम से तुगलक वंश की दुर्बलता सामने आती, उसकी सैन्य कमजोरियां सामने आ जाती। देखिए, मैंने एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता सबके सामने परिलक्षित हो रही है और सुल्तान की सैन्य कमजोरी भी सबको दिख रही है कि सुल्तान सिर्फ और सिर्फ जनता के भौतिक समृद्धि में ही कार्य किया है, ना तो उसने विदेश की नीतियों पे कोई कार्य किया है और ना ही अपनी सेना पे कोई कार्य किया है। ये सब बातें सबको दिख रही हैं, सभी राज्यों को दिख रही हैं। मेरा मतलब है अमीर तैमूर लंग को भी इस बात को नोटिस कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत अब कमज़ोर हो रही है और उस पर अटैक करने का टाइम आ रहा है। 1388 फिरोज शाह तुगलक चला जाता है और 1390 लगभग 10 साल बाद तैमूर आ जाता है, जब दिल्ली सल्तनत 10 साल के बाद और कमज़ोर होती है, क्योंकि बीज फिरोज शाह तुगलक ने ही डाला था। मेन बीज था अपनी निरंकुशता को छोड़ देना, मेन बीज था निरंकुशता को छोड़ देना। दूसरी निरंकुशता छोड़ने के बाद और मेरे हिसाब से तो कहा जाए उसकी जो सैन्य क्वालिटी थी, यदि उसमें ये सैन्य क्वालिटी होती तो निरंकुशता सहती, और निरंकुशता के साथ ये सब तीनों कंट्रोल रहते और इनको कंट्रोल रहने के साथ साथ ये भी कंट्रोल में आ जाते। ठीक, तो सैन्य कमजोरी के कारण निरंकुशता गई, निरंकुशता के कारण भ्रष्टाचार फैला, मतलब सारे विभाग खराब हो गए, सैनिक पे सेना पे कंट्रोल नहीं रहा और दासों के हस्तक्षेप के कारण जो गोपनीय चीज़ें थी वो सबके सामने आने लगी। फिर उलेमा उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, मुस्लिमों के समर्थन लेने के कारण उसने उलेमाओं को प्रतिष्ठा बना रखी थी, जिसके कारण कहा जाए दूरगामी घातक परिणाम सिद्ध हुए। हिंदुओं से उसने कहा जाए एक तरह से बैर कर रखा था, उसको मुसलमान बनाने की कोशिश में उसके और अधिक घातक परिणाम हुए। अब देखिए, यहीं पर एक सैनिक कमी के कारण ही तुगलक वंश खत्म होने की नींव पे आ गया। 1388 पे फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है और 1414 में लगभग ऑलमोस्ट 26 ईयर के बाद ही लगभग 4 से 5 शासन करते हैं और फिर दिल्ली तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ने फिरोज शाह तुगलक पे डिस्कस कर लिया। सल्तनत, अब समरी के तौर पे हम लोग यही कहेंगे, जब मैं बता भी चुका हूँ, समरी के तौर पे ये कहेंगे कि जो फिरोज शाह तुगलक ने जनता के भौतिक समृद्धि में तो कार्य किया, लेकिन वो अपने सैन्य कमजोरी के कारण अपने ही वंश के पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के पास ऑप्शन था मोहम्मद बिन तुगलक की गलतियों को सुधारने का, लेकिन उसने सुधारने की अपेक्षा उन्होंने उस गलतियों को और अधिक खराब कर दिया। ओके, तो यहीं से हम लोग फिर आज का चैप्टर, आपका वीडियो समाप्त करते हैं। फिरोज शाह तुगलक चैप्टर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद जो शासक आते हैं, परवर्ती तुगलक शासक, उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ तैमूर लंग पर चर्चा करेंगे। तैमूर लंग के बारे में देखेंगे क्या क्या उसने भारत में आके किस तरह उसने अत्याचार किया था, एक तहस नहस पूरा कर दिया था, उस सब पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ तुगलक वंश के जो खत्म होने के मेन कारण हैं, मैंने कहा था जो गलतियां मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी उसको सुधारने का अवसर फिरोज शाह तुगलक को मिला, लेकिन उसने सुधारा नहीं। तो मोहम्मद तुगलक वंश की जो नींव पड़ी थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे पड़ी थी, उन सब पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं ट्यूलिप और आयुष का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।